दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों को। तो ये हमारी फिर से गिरिराज की जो क्लास है, तो इसमें हम गिरिराज कर रहे हैं मार्च 3 का 2021। तो यहाँ पे पहली न्यूज़ है, पार्टी चिन्ह पर होंगे नगर निगम चुनाव। तो अब क्या हो गया, आने वाले टाइम में इसके ऊपर बात चल रही है कि जो नगर निगम के जो चुनाव होंगे उसके ऊपर पार्टी चिन्ह की बात की जा रही है। वैसे तो एक जो गांधीयन फिलॉसफी है उसके अगेंस्ट है ये बात, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टी लेस या पार्टी की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बगैर ये इलेक्शन होने चाहिए। बट फिर भी अगर हम देखते हैं कि क्या होगा जब ये इस तरह की एक्ट पास होकर आएगा तो इसको हम डिटेल में करेंगे। बट अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, तो दो एक्ट है कि मेरी ये बन सकता है क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994, तो जो एक्ट है एक 1994 का है, और दूसरा है हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम वाला जो एक्ट है, जो इसके रूल्स है, नगर निगम के जो रूल्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, वो 2012 का है। तो इसमें हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये अभी कैबिनेट में ये बात कही है। और उसके बाद जो हमारे काम की न्यूज़ है, तातापानी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाना विचाराधीन। अब तातापानी क्या है कि काफ़ी हद तक अब ये धीरे धीरे टूरिज़्म के लिए फेमस होता जा रहा है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इस तरह से एक रेस्टोरेंट बनाया जाए जो फ्लोटिंग हो, मतलब उसके बीच में कहीं बनाया जाएगा पानी के बीच में। तो उस तरह के रेस्टोरेंट बनाने की बात की जा रही है। और एक चीज़ और है, जो तातापानी वाला एरिया है वो आज की डेट से इसको प्रमोट किया जा रहा है, जो हमारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है। और उस रीजन में वैसे भी टूरिज़्म का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है उस रीजन में। तो इसके अंदर आगे भी इसकी जो कंटिन्यूशन है उसमें भी हम करेंगे। तो फ़िलहाल अभी इतना रखिए याद कि यहाँ पे जो जल क्रीड़ा है उसकी बात करी है, और टूरिज़्म को बढ़ाने की इसमें बात की गई है। और ये करसोग वाला एरिया यहाँ पे पड़ता है ना। तो यहाँ पे अभी भी जैसे हम तातापानी में देखते हैं कि जो मकर संक्रांति वाला जो फेस्टिवल है यहाँ पे मनाया जाता है। और यहाँ बल्कि वर्ल्ड एक रिकॉर्ड ही बना है वो, जिसमें कि आई थिंक गिनीज बुक ऑफ या लिम्का बुक में रिकॉर्ड गया है। तो जिसमें जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे खिचड़ी बनाई गई थी मकर संक्रांति के लिए। तो उस पॉइंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, है ना। और यहाँ पे जो घाट है जहाँ पे मकर संक्रांति की पूजा हो करती थी, तो किसी वजह से ये जैसे अब यहाँ पे कोल डैम बन गया तो उसकी वजह से थोड़ा ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी हुआ है। पर उसके बाद सरकार क्या चाह रही है, इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे हमारी चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ है, चाहे रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, और वाटर स्पोर्ट्स है, तो इन सभी के लिए ये अच्छी बनती जा रही है। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी बात की कि जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है उसको बनाने की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट है, और देखो, ई परिवहन व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। तो ई परिवहन में क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर किसी को अपना लाइसेंस करवाना है, या जो गाड़ी का जो नंबर लेना है, या उसकी पासिंग वगैरह करवानी है, वो सारी किसके द्वारा हो जाएगी, अब ई गवर्नेंस के द्वारा। तो ये एक हिमाचल के लिए एक और अचीवमेंट है ये ई गवर्नेंस के रास्ते में। तो अब इस तरह से क्या है कि जो आपका हमारा जो सिलेबस है उसमें जो पेपर 3 वाला पार्ट है उसमें ई गवर्नेंस की बहुत बात की गई है। अगर क्वेश्चन सिंपल ये भी आ जाता है, हिमाचल प्रदेश सिस्टम ई गवर्नेंस में कहाँ पे क्या क्या कर चुका है, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल ऐसे, जैसे ई कैबिनेट हो गया, ई बजट हो गया, ई हमारी जो असेंबली हो गई, और उधर से भी ई ट्रांसपोर्टेशन वाला काम आ गया। तो जितने भी सारी जो चीज़ें हैं ये किस तरफ लेके जा रही है, हमें पेपरलेस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ लेके जा रही है। ई गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी है, और करप्शन कम रहेगा, और लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगी इसके अंदर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि जो अब इसमें हिमाचल क्या है कि इससे क्या होगा, हिमाचल कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, और लोगों के लिए जो एक्सेस होगी इजी हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि एक रिपोर्ट है यहाँ पे, व्यापार में सुगमता, मतलब एक्सेसिबिलिटी इन ट्रेड। तो जो ट्रेड है, जिसको हम बड़े लेवल पर हम लॉजिस्टिक भी बोल सकते हैं, या लॉजिस्टिक है, या ट्रेड है, या उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितना सही है।
तो जो ये जो लॉजिस्टिक हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कई बार ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हमारी जो इंफ्रा है हमारी रोड की उसके ऊपर ही निर्भर करता है, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा क्लियरेंस है, गाड़ियों की एंट्री कितनी है, नई गाड़ियों की एंट्री किस तरफ से है ना, वहाँ के जो पास बन रहे हैं यहाँ के, ये सारे कितने इफेक्टिव तरीके से चल रहा है। तो इससे क्या हुआ है कि जो हमारी एक रैंकिंग बढ़ी है इस टाइम, तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन ही बनता है कि हिमाचल प्रदेश की 16वें से स्थान से कितने में आई है, 7वें स्थान पर आए, मतलब 17th रैंक है हमारा व्यापार में सुगमता, मतलब जिसको हम बोलते हैं ईज़ इन ट्रेड, ईज़ इन ट्रेड। तो हमारी जो एक रैंकिंग होती है ट्रेड के अंदर कितना ईजीनेस है यहाँ पे, तो उसमें हमारी जो रैंकिंग है इस टाइम 7वें नंबर पर आई है, जो कि पहले 16वें रैंक में थी। तो ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन है स्टेट के लिए कि हमारी जो ट्रेड की जो व्यवस्था है वो काफ़ी सुधर गई है। तो ये क्वेश्चन आपको प्री के लिए याद रखना है इस तरह से। और ई बजट हो गया, ई कैबिनेट हो गया, ई परिवहन हो गया, और साथ साथ देखिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 में संपर्क कर सकते हैं, ये भी है। तो इस तरह से कितने सारे बेनिफिट हैं यहाँ पे कि जो लोगों को मिल रहा है। अब नेक्स्ट है, अब गवर्नमेंट की एक स्कीम है, अब इसको भी आप देखो ना, ये क्या है कि आपको इसमें से मेंस के लिए कुछ नोट्स बनाने चाहिए, जैसे जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, तो ये अपने आप में मेंस वाले पॉइंट है ये। तो उसी तरह से वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए वरदान है एक स्कीम, और स्कीम का नाम क्या है, विद्यार्थी वन मित्र योजना। तो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स है जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको किस तरह से सेंसिटाइज करना है कि हमारा इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है, और हमारे जो प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, वो कितने ज़रूरी है, उनके बारे में उनको अगर अच्छे से एजुकेशन देंगे तो इससे क्या होगा, हमारे जो स्टेट के जो टारगेट रखे हुए हमने कि कितना परसेंट हमने कितने परसेंट हमने अपना एरिया बढ़ाना है, कितना परसेंट हमने फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, और जो स्टूडेंट्स है, जो आने वाली जो जनरेशन है वो ज़्यादा इसके लिए सेंसिटाइज हो गए कि हाँ ये कितना ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। तो उसके लिए क्या है कि जो विद्यार्थी वन योजना है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आगे इकोनॉमिक सर्वे, जैसी इकोनॉमिक सर्वे अब आ रहा है, बजट आ रहा है, तो उसमें बहुत सारी स्कीम्स अलग से होगी। तो हमारे सिलेबस में इन्वायरमेंट भी है और फॉरेस्ट भी है, और इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, और उसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं काम। तो अब इस तरफ अगर देखेंगे, अभी वैसे कहीं भी मिल जाता है हमारे पास, क्या है, कुल प्रदेश का कुल वन क्षेत्र। देखो, एक होता है हमारे पास क्षेत्र, एरिया, एक होता है कवर, तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो जो हमारा एरिया है फॉरेस्ट के अंदर वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, तो 37,948 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है ये। तो अब ये जो यहाँ पे ये जो फिगर है ये आपको पता होनी चाहिए। और ये जो अगर हम इसको देखते हैं परसेंटेज वाइज, तो ये करीब करीब 38 के करीब पहुँचता है। और उसके बाद इस कुल क्षेत्र में 15,433 वर्ग पर ही हरित वन आवरण है। मतलब इसमें क्या है, सिर्फ 15,000 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रॉपर जो फॉरेस्ट की कैनोपी बनी है, जहाँ पे प्रॉपर फॉरेस्ट है, जिसको हम फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। फॉरेस्ट एरिया नहीं है, तो फॉरेस्ट एरिया हमारा ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवर कम है। और इसके बाद क्या है कि जो 16,000 से 16,000 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, वो ऐसा एरिया है जहाँ पे एरिया तो है बट फॉरेस्ट कवर नहीं है वहाँ पे। या तो वहाँ पे नाले हैं, और यहाँ तो एक ऐसा जोन आता है जहाँ से फॉरेस्ट नहीं पैदा होता, वहाँ से कम हो जाता है फॉरेस्ट का जो पेड़ है वहाँ नहीं लगते हैं, छोटी छोटी बुशेज एंड फ्लावर्स एंड ग्रास होती है। तो या तो वो एरिया आता है, या तो नदी नाले आ जाते हैं, और या तो क्या है कि बहुत जो बड़ा पार्ट क्या है कि जो बर्फ़ से भी घिरा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो 16,000 के करीब स्क्वायर किलोमीटर है वो इस कैटेगरी में आता है। तो अब हमारी जो सरकार है, हमने एक एम रखा है कि हमने अपने जो फॉरेस्ट है उसको, तो अगर हम वैसे देखेंगे अभी, तो जो हमारा फॉरेस्ट है अभी, तो जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया अगर देखते हैं हम, तो वो तो ठीक ठाक सा हो गया हुआ है, बट अगर कवर की बात करेंगे तो वो भी कम है। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बनता है यहाँ पे। अब जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसने एक लक्ष्य रखा हुआ है, वन विभाग का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को हरित वन आवरण को 30% बढ़ाना है। तो भी हमारा करीब करीब 30% के करीब है, और उसको कितना करना है, 30% करना है 2030 तक। तो इतना हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर, नॉट एरिया। अब इसमें क्या हो गया कि अब जो ये विद्यार्थी वाली जो स्कीम है, तो इसके अंदर ये सारी बातें बताई गई कि किस तरह से उनकी जो पार्टिसिपेशन है उनका बढ़ाना है,
और उनको ये बताना है कि कौन कौन से एरिया में आपने कौन कौन से प्लांट लगाना है। जैसे बंजर पड़ी हुई लैंड है तो विद्यार्थी वन मित्र योजना चलाई जा रही है, तो इसमें क्या है, जैसे बंजर लैंड है वहाँ पे कौन सा प्लांट लगाना है ना, और कितना जो एरिया मेरे पास जहाँ पे पेड़ लगाया जा सकता है। तो इस तरह जो स्कूली बच्चे हैं उनको इस तरह से मतलब पौधारोपण के लिए भूमि चयन से लेकर पौधे रोपित करने तक के कार्यों में स्कूल प्रशासन व विद्यार्थियों की भूमिका अहम रहती है। तो उनको प्लांट भी आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे कौन प्लांट लगाना है, कौन सा एरिया है उसको भी आइडेंटिफाई करना है। तो इतना जब सब कुछ हो जाता है तो जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, वो काफ़ी अवेयर हो जाता है इस चीज़ को लेकर। तो ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट की और भी सारी स्कीम है, जैसे एक बूटा बेटी के नाम स्कीम है कि अगर किसी घर में बेटी पैदा हो जाती है तो उसमें सरकार क्या करती है, उसको एक किट प्रोवाइड करती है। उस किट के अंदर क्या होगा, वहाँ प्लांट भी होगा और भी तेरी सारी चीज़ें होती है। तो अपनी बेटी के पैदा होने की खुशी में क्या करेगा, वो कहीं जो गवर्नमेंट लैंड होगी कहीं पे वहाँ पे, या तो अपने पर्सनल लैंड में भी वो लगा सकता है। तो इस तरह से क्या है कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो एक बूटा बेटी के नाम हो गया, और ये विद्यार्थी वाली योजना हो गई। इस तरह से बड़ी सारी स्कीम्स ऐसी है। महिला मंडल को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, बहुत सारे NGOs हैं। उस तरह से जब आप आगे इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ोगे कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी है जो बाहर से फंडिंग है, कोई वर्ल्ड बैंक से है, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक से है ना। तो जैसे क्लाइमेट प्रूफिंग सिस्टम हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स है। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ोगे इस टॉपिक को, थोड़ा यहाँ जो न्यूज़ पेपर में रखा है, और अगर इतना करोगे आप, तो आपको मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे प्लस इसमें ही कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। तो अब देखो ये खेत संरक्षण योजना काफ़ी पुरानी योजना है, बट अभी भी रहती है ये सिलेबस में। तो इसका आपको पता रहना चाहिए कि इसकी मैं सिर्फ बिल्कुल ब्रीफ जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि खेत संरक्षण योजना में फसलों को जंगली जानवरों से बचाना है। फसलों को जंगली जानवर से बचाने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी लैंड होगी उसमें फेंसिंग कर दी जाएगी। और उस फेंसिंग में क्या होगा, सोलर एनर्जी से, जो एनर्जी से वहाँ पे जो लाइट, जो करंट आएगी, तो उस फेंसिंग में छोड़ दिया जाएगा उसमें, ताकि क्या होगा, जैसे ही वहाँ पे कोई जंगली जानवर आता है उसको उस खेत के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, तो वैसे वहाँ से करंट आ जाता है, तो वो थोड़ा सा उसको शॉक लगता है, वो मरता तो नहीं है, तो उससे वो डर के क्या हो जाता है, वो भाग जाता है, वो तो दोबारा कभी नहीं आता इस तरह से। तो ये एक तरीका है किसी तरह से। तो देखो यहाँ पे एक तो एनर्जी कौन सी, सोलर एनर्जी यूज़ की जा रही है, और दूसरा जो हमारे जो खेत है उनका संरक्षण हो रहा है, उनकी प्रोटेक्शन हो रही है, उनकी जो किसानों की जो फसल है। और दूसरा क्या है कि जो यहाँ पे जंगली जानवर है उनको मार भी नहीं रहे। तो ये इसका एक तरीका है। और ये फेंसिंग के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, 80% तक यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो कांटेदार तार भी लगेगी इसके, और 80% सब्सिडी दी जाएगी। और साथ में क्या हो जाएगा कि जो जानवर है अगर वो वहाँ पे आता है तो उनको एक छोटा सा शॉक लगेगा, तो वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये है खेत संरक्षण योजना। तो ऐसी योजनाओं को आप याद रखें। उसके बाद है सौर ऊर्जा से जगमगाएगा दुर्गम क्षेत्र। अब हमारे देखो, अब सौर ऊर्जा वाला भी कंसेप्ट है ही है अपने पास। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे, तो अगर तो बड़े लेवल पे देखें, इंडिया के लेवल पे जो पेरिस एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है, उसके अंदर इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, INDC है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। वैसे ही हिमाचल गवर्नमेंट भी क्या कर रही है अपने एंड से कि हम जो एनर्जी है वो हमारी क्लीन हो। तो इस तरह से क्या है कि हिमाचल के पास एक हिम ऊर्जा वाला एक जो अलग से डिपार्टमेंट है। तो हिम ऊर्जा वाला जो डिपार्टमेंट है, तो इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक चाहे वो हाइडल प्लांट हो, चाहे वो सोलर प्लांट हो, उनको बनाने की बात की जाती है। तो इवन जो छोटा प्लांट होता है वो हाइडल वाला भी, तो उसको भी इसके अंदर रखा जाता है। तो इसमें क्या कर दिया कि जो 5 मेगावाट तक के जो प्लांट होते हैं वो गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप प्राइवेट को भी दे सकते हैं। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो बना देंगे इसको, तो उससे जो उधर लोकल एरिया है वहाँ पर बिजली मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो विंड भी हो सकता है, सोलर भी हो सकता है, और हाइडल भी हो सकता है। तो हिमाचल के पास हाइडल और सोलर की पोटेंशियल है। और अगर दूसरी बात ये कि अगर जो 2 मेगावाट से नीचे वाले हैं उनको सरकार ने स्पेशली रखा हुआ है कि जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, हिमाचली जो लोग हैं, वही उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उनको गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होगी, क्लीन एनर्जी भी होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इन्वायरमेंट की जो खराबी है वो भी ठीक
होने लग जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि अब हमारे पास क्या है कि देखो ये भी इकोनॉमिक सर्वे में भी पार्ट होता है। तो हिम ऊर्जा के अंदर बहुत सारी चीज़ें करा सकते हैं हम, जैसे उन्नत घराट की बात कर देते हैं, और चूल्हे बन सकते हैं जिसमें खाना बना सकता है। विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम भी प्रदेश में लग जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बनेगी। तो जाके थोड़ा डिटेल में दिया है, जैसे कुन्नू और चरंग, जैसे किन्नौर वाला एरिया है, वहाँ पे कुन्नू और चरंग में स्वच्छ बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुन्नू गांव में 34 घरों और चरंग गांव के 40 घरों में 1 किलोमीटर के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट निःशुल्क स्थापित किए गए हैं। तो ये है ऑफ ग्रिड, मतलब जिसमें कोई ऐसी कोई तार वायर बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ऑफ ग्रिड की बात की गई है इसके अंदर। तो ऐसे से जो ये प्लांट लग रहे हैं। तो अब देखो क्या बात की जा रही है यहाँ पे, जो हमारा जो ट्राइबल एरिया है, जैसे किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, वहाँ पे सनलाइट पड़ती है तो उसको यूज़ किया जा सकता है। तो उन लोगों को क्या होता है, सस्ते में उनके पास प्लांट लगेगा और अपने जो भी उनकी इस तरह के जो ये पैनल्स लगते हैं तो उससे वो बिजली बनाएगा और गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगा देगी। तो उन लोगों को घरों में बिजली पहुंचेगी। तो उस बिजली से क्या कर सकते हैं, वो अपना चूल्हा जला सकते हैं, अपना लाइट जला सकते हैं, घराट जला सकता है ना। और सोलर कुकर्स हो सकता है, और जो सोलर के जो पानी को गर्म करने के गीज़र है वो सारे हो सकता है। तो उस तरह से क्या उनको सर्विसेज भी मिल रही है और वो क्लीन एनर्जी का भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि अब देखो, अब ये जो बातें लिखी गई है इसके अंदर, तो ये एग्जांपल के तौर पर आप इसको कोट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि सारा आपको याद करने की ज़रूरत है इसमें, कि ऐसा भी नहीं है कि कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। ये सारे जितने भी यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आएगा उसमें जो फिगर्स दे रखी होगी, कितनी हम सोलर एनर्जी बनाते हैं और कितनी जो ये हिम ऊर्जा के अंदर ये सारा आता है, तो उस हिसाब से आपने देखना है। तो यहाँ पर बहुत सारा डाटा दे रखा है। तो हिम ऊर्जा गठन के बाद राज्य द्वारा अब राज्य में अब 331.2.5 मेगावाट के 89 स्मॉल हाइड्रो यूनिट स्थापित किए जा चुके हैं, जो 5 मेगावाट तक के होते हैं। तो याद रखना, ये 5 मेगावाट तक इसकी लिमिट होती है जो हिम ऊर्जा के अंदर आती है, उसके बाद हिम ऊर्जा के अंदर नहीं आती। तो 5 मेगावाट इसकी लिस्ट आखिरी होता है, और अगर 2 मेगावाट से नीचे वाला तो हिमाचली को दिया जाता है वाला प्रोजेक्ट। तो इस तरह से जिला चंबा हो गया, तो यहाँ पे कितनी मेगावाट बन रही है। तो अभी कहीं पोटेंशियल है, कहीं बन रहा है। तो कुछ प्लांट्स तो जैसे शायद उन्होंने पिछली क्लास में किया था, 1-2 प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अभी बाकी क्या करें, घरों में लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये है इसके अंदर। तो अब एक चीज़ और है यहाँ पे, 1989 ऑफ हिम ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी। तो ये डेट याद रखना, 1989। तो हिम ऊर्जा वाला जो डिपार्टमेंट था 1989 में बना था। और इसके अंदर क्या क्या बातें की गई है। शुरुआती वर्षों में हिम ऊर्जा द्वारा इन कार्यक्रम के अंतर्गत ईंधन दक्ष उपकरणों एवं संयंत्रों जैसे सोलर कुकर, सोलर लालटेन, धुआं रहित चूल्हा, नूतन स्टोव, प्रेशर कुकर, साधारण लालटेन, है ना। तो ऐसी चीज़ें पहले यहाँ पे स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे क्या कर दिया, अब इसको बड़े लेवल पर ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ना, अगर ट्राइबल एरिया की अगर बात करें, ट्राइबल एरिया तो इसमें मेंशन किया, बाकी सभी के लिए भी है। तो ट्राइबल एरिया में क्या है, इसको और ज़्यादा अच्छे से लगाया जाएगा और जो स्टेट की जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है इन लोगों की वो भी हो जाएगी पूरी। तो इस तरह से है न्यूज़। सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए, इसको छोड़ सकते हो आप ऐसी न्यूज़ को। नेक्स्ट है, प्रदेश में 74.2% पात्र परिवारों को गोल्ड कार्ड जारी। और देखो, जो आयुष्मान भारत जो स्कीम है, तो आयुष्मान स्कीम भारत में क्या है कि जो इसके अंदर रजिस्टर्ड है उनको एक कार्ड मिलेगा, जैसे गोल्ड कार्ड मिला बोला गया। तो याद रखना, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जैसे ये गोल्डन कार्ड किसके लिए है। तो कई बार हो सकता है कि प्रीलिम्स में से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, देखने में बिल्कुल आसान सा लग रहा है, बट हिमाचल में बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं। और कोई जैसे ओल्ड एज लोग हैं, उनको फ्री में ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। कोई फ्रीडम फाइटर होता है, उनके फ्री के ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कोई ग्रीन कार्ड, ब्लू कार्ड, बतेरे कार्ड है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, जिसमें सरकार सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इसमें ये याद रखना कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि जो गोल्डन कार्ड है वो किसके लिए है। तो गोल्डन कार्ड किसके लिए होता है कि जो भी आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनके पास एक ऐसा कार्ड होना चाहिए जिस कार्ड को वो पैन इंडिया कहीं पे भी यूज़ कर सकता है। अगर हिमाचल का आदमी अगर वेस्ट बंगाल में भी जाके अगर यूज़ करे, अगर उसको अपनी वहाँ पे ट्रीटमेंट करवानी है तो वहाँ पे उस कार्ड को यूज़ कर सकता है। कि जैसे आपको पता होगा कि जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर क्या है, 5 लाख तक की जो वहाँ पे लोगों को मिल जाती है
इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर कोई लेना चाहता है इस इंश्योरेंस को, जो लोग हैं, तो वो इस कार्ड को कहीं भी यूज़ कर सकता है। तो इसके लिए 74.2% लोगों को ये कार्ड मिल चुका है, वो दूसरी स्टेट में भी अपनी जो सर्विसेज है वो अवेल कर सकता है। तो इसके लिए जो हिमाचल की वो हिम केयर है, तो वो तो ऑब्वियसली हिमाचल के अंदर ही चलेगी। तो इस तरह से हिमाचल की ये अच्छी बात है। अगर देखेंगे इंडियन लेवल पर ये आंकड़ा, तो इंडिया पूरे भारत लेवल पर ये जो कार्ड्स है ये दिए जा रहे हैं हम लोगों को, जो बेनिफिशरी है, तो इंडियन लेवल पर ये सिर्फ 49% है। तो हिमाचल बिल्कुल इसके नज़दीक पहुंच चुका है कि 100% करने वाला है, कि 75 से ऊपर हो गया है। तो अगर नेशनल लेवल की देखें तो ये कम है यहाँ पे। तो इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा कि वो किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अपनी सर्विसेज को ले सकता है। और आगे जाके ये है कि योजना के लिए कौन सा यहाँ पे डाटा कहाँ से लिया गया है, तो आर्थिक जो हमारा ना सामाजिक, सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011, सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 के अंदर इसमें से डाटा लिया गया है। उसके तहत ये इसकी जो प्रोफाइल है वो तैयार की जाती है कि किस कार्ड में कहाँ पर किस किस लोगों को इसके अंदर रखना है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी प्रीलिम्स के लिए बनता है कि जो ये गोल्डन कार्ड है इसमें जो डाटा प्रोवाइड करने वाला कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो दैट इज़ सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011। तो ये स्कीम है जी। तो ये भी एक अच्छी बात है स्टेट के लिए। सिरमौर में अदरक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई महत्वाकांक्षी योजना। तो उसमें महत्वाकांक्षी योजना तो लिखा है, पर योजना का नाम लिखा नहीं अभी तक क्या है, तो कभी आएगी वो। बट आपने याद रखना, यहाँ पे जो सबसे फेमस जो अदरक की वैरायटी है वो है हिमगिरी। तो हिमगिरी आपने याद रखना। तो हिमगिरी किसकी वैरायटी है? अदरक की वैरायटी है। और वैसे भी जो अगर पूरे हिमाचल में देखें तो सबसे जो टॉप में जो अदरक की जो खेती में है वो सिरमौर आता है। और अगर इवन वैसे भी देखें तो इंडिया के लेवल पे भी इसका बहुत बड़ा स्थान है सिरमौर का। तो वहाँ पे लोगों की एक कैश क्रॉप भी है, नकदी फसल भी है ये। तो सरकार क्या कर रही है, इसको अपने लेवल पे और ज़्यादा इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। तो अब आप यहाँ पे रखना याद, हिमगिरी एक योजना है। और बहुत सारे एरिया भी इसमें कवर्ड है, जैसे अदरक उत्पादन की कृषि लागत 3,60,000 प्रति हेक्टेयर की जाती है। तो अगर 1 हेक्टेयर में के 3 लाख के करीब इसमें लागत लगती है और 7 लाख इसमें प्रॉफिट हो जाता है। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, चाहे आप अपनी नोटबुक में नोट कर दें और इनके बारे में थोड़ा पढ़ें। अब देखो हिमाचल के लिए क्या ज़रूरी है, आर्थिक मामलों की पैरवी, अधोसंरचना सृजित। अधोसंरचना मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो हमने पिछले जो लेक्चर, पिछली हमारी जो क्लास थी गिरिराज की, उसमें भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि हिमाचल की कुछ रैंकिंग हुई है, जो भी अब देख लेना पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश क्या है, एक हिली लैंड है। तो हमारे पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, और ज़रूरत भी है। और जिस हिसाब से एक हिली स्टेट में होना चाहिए, जितनी ग्रोथ, जितनी डेवलपमेंट उतनी हुई भी है अगर पिछले 50-60 साल का देखा गया। तो इस तरह से क्या है कि अब इसमें जो भी इसमें कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो आपको वैसे ही पता होने चाहिए। एक तो आपने डिटेल थोड़ा उसके बारे में पढ़ना है खुद, और दूसरा एक नोटबुक में आपने लिख के रखना है ये। और अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ है, तो ये भी लिख सकते हो आप। और कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की क्या चैलेंजेस है एज़ फार एज़ इंफ्रा इज़ कंसर्नड। और कई बार क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा क्यों डेवलप नहीं हो पा रही, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि थोड़ी कमी है हमारे पास। तो उसमें भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो। और कई बार क्या होता है, इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह से। तो जितने इसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग। अब जो नीति आयोग है उसकी जो काउंसलिंग जो मीटिंग होती है, अब टॉप देखो, पहले क्या होता था कि जो नीति आयोग टॉप से बॉटम की तरफ चलता था, अब जाता है बॉटम से टॉप की तरफ। तो जो असल में जो मीटिंग होती है वो पहले ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, फिर स्टेट लेवल पर होगी, उसके बाद सीएम की पीएम के साथ मीटिंग होगी। तो इस तरह से क्या है कि जो इसकी जो अप्रोच है वो बॉटम टू टॉप हो जाएगी। तो अब इसमें क्या है कि जो भी स्टेट की जो कुछ डिमांड्स होती है, जो स्टेट चाहता है अपनी स्टेट के लिए, तो वो आगे जो सेंटर, जो हमारी सरकार है, उस तक ये बात पहुंचती है। तो उसके बाद क्या कहता है, नीति आयोग इसके ऊपर काम करता है, इसीलिए नीति आयोग को बोलते हैं थिंक टैंक। तो थिंक टैंक क्या होता है कि वो
उसके ऊपर उसकी एक होता है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, उसके ऊपर एनालिसिस करता है। तो उस थिंक टैंक के माध्यम से क्या होगा, फिर आगे जो सरकार है, जो पॉलिसी बनाने वाली, जो हमारी जो पार्लियामेंट है और उनको इम्प्लीमेंट करने वाली जो गवर्नमेंट है, उन तक ये बात पहुँच जाती है, तो उस हिसाब से वो काम करते होते हैं। तो इस तरह से तो अब यही जो मीटिंग है उसमें क्या क्या बातें हुई होगी। तो देखो हिमाचल के पास क्या क्या है पोटेंशियल अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होगी। सबसे पहले तो पॉइंट लिखो फार्मा हब। तो फार्मा हब क्या है, तो इसको आप खुद नोट करना, 2-4 लाइनों में पढ़ना। फार्मा हब क्यों बोलते हैं हिमाचल को, और क्या क्या इसके पास। अब कई बार 4 नंबर क्वेश्चन वैसे ही बन जाता है, हिमाचल को आज की डेट से फार्मा हब बोलते हैं। वाई, व्हाट आर द मेजर पोटेंशियल एंड व्हाट स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय गवर्नमेंट इन दिस एरिया। तो इस तरह से अब ये पॉइंट आप लिख लो, फार्मा हब। उसके बाद है एयर कनेक्टिविटी की बात होती है। तो एयर कनेक्टिविटी की क्या क्या स्कोप है हमारे पास, कौन कौन से हमारे पास पोर्ट्स है, कौन कौन से एयरपोर्ट है, राइट, और कौन कौन से छोटे जो स्मॉल हेलीपैड है, और किसको सरकार और बनाने की कोशिश कर रही है, किसको रेनोवेट कर रही है ना, और कहाँ कहाँ पे उड़ान स्कीम चली हुई है। तो इसको लिख लो। पर्यटन विकास और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। अब देखो पर्यटन विकास ये किस में आ गई, टूरिज़्म में आ गई। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब एक हिमाचल फेमस होता जा रहा है किसके लिए, जो हमारी मेडिकल की हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग्स है उसके लिए है, और कृषि अधोसंरचना विनिर्माण और मानव संसाधन के जो ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ मुद्दे हैं उनके ऊपर बात हुई है। तो ये सारे जो पॉइंट है अभी फ़िलहाल आप इतना लिखो। फार्मा हब, एयर कनेक्टिविटी, और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और मंडी में कौन बन रहा है, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। तो अब आप क्या करना, अपने आप जो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा होता है उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, जो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है उसके मेन फीचर्स क्या है, उनके बारे में एक बार जानना। और ये ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मंडी में बन रहा है, और मंडी में अगर बन रहा है तो किस जगह बन रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर। और कांगड़ा हवाई अड्डा है उसको बड़ा करना है ना, और ये सारी सरकार से मांगी जा रही है सेंटर से। यद्यपि हाल में ही 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल के लिए राज्य निवेश विशेष अनुदान मंजूर किया है। तो जो हमारा जो फाइनेंस कमीशन होता है, अब फाइनेंस कमीशन क्या करता है, 2 तरह की ग्रांट्स आती है सेंटर से। एक आती है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, एक आती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। जो स्टैट्यूटरी ग्रांट है वो आती है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर। जो आती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट वो होती है हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी खुद की डिस्क्रिप्शन होती है ये, और वो पहले प्लानिंग कमीशन तब नीति आयोग के साथ ही कंसल्ट करके ये ग्रांट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसकी भी आ गई है यहाँ पे। तो अब इसमें किस किस की जो बातें करी है यहाँ पे, जिसमें मंडी के लिए प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए की बात की गई है ना, ये हवाई अड्डा हो गया। और रोहतांग जो टनल है वो हमारी बन गई है ना। और आजकल क्या है, किलांग घाटी में स्नो फेस्टिवल। तो जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, रोहतांग टनल की वजह से क्या है कि अब जो ये एरिया है पूरे साल के लिए खुला रहता है, इवन सर्दियों में भी खुला रहता है। तो इससे पहले क्या था, जो स्नो फेस्टिवल था वो लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को पता था, बाहर वाले लोग वहाँ पर नहीं जा सकते थे। तो जब से रोहतांग टनल खुली है तो उसके बाद क्या है कि बाहर से जो लोग हैं वो भी जाना स्टार्ट कर गया है। तो इसलिए इसको भी आप रखना। अब नेक्स्ट क्या है, प्रदेश सरकार राज्य में वर्ल्ड ड्रग फार्मा पार्क के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। अब वर्ल्ड ड्रग फार्मा पार्क, इसको भी नोट कर दो, वर्ल्ड ड्रग्स फार्मा पार्क। तो ये क्या चीज़ है। और उसके बाद है इसके अतिरिक्त मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, अब क्या होगा, मेडिकल के जो डिवाइसेस है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे ही होगी, है ना। इस साल तो जैसे कोरोना के बाद जो वैक्सीन हुई है, इतना सेंटर सरकार ने, गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, तो वो वैक्सीन बनने का काम भी कहाँ पे है, हिमाचल में होगा काफ़ी हद तक। तो अब ये कीवर्ड्स है आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने के लिए, और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा। तो मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब, है ना, और फार्मा हब। अगर आपके पास ये 3-4 पॉइंट्स भी है ना, तो भी आप इनको मेंस में लिख सकते हो कि आपको ये याद रहने चाहिए जो कीवर्ड्स है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो। और दूसरे क्या है कि हमें पूरे लोगों को अपने पानी पिलाना है। तो अब हमारे
हिंदुस्तान हमारे स्टेट में क्या है कि 100% जो हाउस होल्ड जो घर है उनमें नल के से पानी पहुंचाया गया है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर इंफ्रा के देखें तो। इसमें क्या है, जल जीवन मिशन को काफ़ी हद तक सही कर दिया। तो जल जीवन मिशन के अंदर क्या है कि अभी हमने देखा था जो जैसे टाशीगंग गांव है सबसे हाईएस्ट में है लाहौल स्पीति में, तो वहाँ तक क्या है कि पानी पहुँचाया जा चुका है। तो ये सारी अचीवमेंट्स है सरकार की। तो उस तरह से क्या है। और नेक्स्ट है, अब एक कहाँ को जा रहे हैं हम, प्राकृतिक खेती की तरफ। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको भी आप नोट कर दो, ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या है, और हिमाचल में ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या पोटेंशियल है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है जी। तो ये सारी आपने नोट करनी है चीज़ें। तो ये प्राकृतिक खेती हो गई। और जैसे मैं अभी बता रहा था कि अगर इसका मतलब है कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, कनेक्टिविटी है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फार्म हब बन रहा है, फार्म हब बन रहा है यहाँ पे, और मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको बनाने के हब बन रहे हैं यहाँ पे, है ना, और एयर कनेक्टिविटी से हम अगर जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये याद रखना कि आपका जो इंडस्ट्री वाला जो चैप्टर है सिलेबस में, तो वहाँ के लिए काम हो जाएगा आपके पास ये कि हिमाचल प्रदेश में हम कैसे इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कि क्या सरकार कर रही है। तो अगर असल में देखेंगे तो ये चीज़ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, मतलब दीज ऑल आर बेनिफिशियल टू इंक्रीज इन हिमाचल रैंकिंग इन ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। तो बिज़नेस करना यहाँ पे लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी यहाँ पे, और लोग आएंगे यहाँ पे काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो मीट जैसी समिट है उनका भी उनको भी क्या होगा, प्रैक्टिकली उनके जो मेमोरेंडम साइन हुए वो भी ग्राउंड पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और उसी तरह से हमने पीछे पढ़ा था ईज़ इन ट्रेड। तो जो ट्रेड करना कितना आसान हुआ है, तो ईज़ इन ट्रेड की जो रैंकिंग होती है उसमें भी हिमाचल का रैंक कितना आया, 16 से 7वें रैंक पर आया है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है कि हमें एक तरफ से क्या बन रही है कि हम एक तरफ से एग्रीकल्चर स्टेट से दूसरी तरफ हम जा रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ। और इतनी हार्श क्लाइमेट, इतना थोड़ा सा टोपोग्राफी भी स्मूथ ना होके फिर हम सब कुछ ये करते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर एक चीज़ और जुड़ी हुई है, दैट इज़ इको टूरिज़्म। तो इन चीज़ों को आप सारा क्लब कर दो तो आपके जो पेपर 2 और 3 वाला जो पोर्शन है वो इसमें से कवर होने लग जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसके बाद है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे आकर्षक प्रोत्साहनों के साथ। तो अब ईज़ ऑफ डूइंग में और भी बड़ी सारी चीज़ें आगे आ जाती है, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गई, और जो गवर्नमेंट जो अपनी स्टैम्प ड्यूटी लगाती है वो उसमें आसानी कर दी है ना। तो इस तरह से बहुत सारी जो इन्वायरमेंटल जो बॉटलनेक बनती है उसको थोड़ा इजी कर दिया। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ इन ट्रेड, और एयर कनेक्टिविटी, और फार्मा हब, और इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बनाने वाले पार्क्स, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के लिए हिमाचल के पास पोटेंशियल है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि हिमाचल के पास कौन कौन से थ्रस्ट एरिया है या कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल है जब हम अपने को इंडस्ट्री की तरफ ले जा सकते हैं। तो उसमें आप बायोटेक्नोलॉजी को बेस्ड इंडस्ट्री इंक्लूड कर सकते हो। इवन बायोटेक्नोलॉजी आपकी अलग से भी है सिलेबस में, है ना। बायोटेक्नोलॉजी की पॉलिसी भी आप देख सकते हो साथ में अलग से कि पढ़ो उसके बारे में क्या होती है ना। और अभी पिछले साल वाले सर्वे में मेंशन किया था हिमाचल की IT पॉलिसी। तो हिमाचल की IT पॉलिसी, तो IT पॉलिसी के अंदर ये पार्क हब वगैरह बनाने की बात की जाती है। तो ये बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ भी हिमाचल, बाकी स्टेट के पास यदि पोटेंशियल नहीं है, हिमाचल के पास ही पोटेंशियल है। और दूसरा क्या है कि हिमाचल के पास एक पढ़ी लिखी पॉपुलेशन भी है, और उस पॉपुलेशन को भी यूज़ किया जाता है, बट उसके लिए क्या है, हमें उनको स्किल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और ग्रामीण कौशल विकास योजनाएं चली हुई है सरकार की, है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रखी है। जैसे मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना है, जिसमें अगर कोई लोग अपना काम कर सकता है तो मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के अंदर उसमें लाया जा सकता है उन चीज़ों को। तो अभी देखो जो इसका क्या है बेनिफिट आपके लिए, कि ऐसा नहीं है कि इसमें कि आपको सारा इसको पढ़ना ही है, बट रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो कीवर्ड्स की जो कलेक्शन है और उस सिलेबस के साथ जब रिलेट करोगे तो ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि नीति आयोग सतत विकास, और जिनका जो एक कॉन्टिन्यूएशन में एक विकास चल रहा है, और इसके बाद इस सूचकांक में हिमाचल प्रदेश केरल के बाद दूसरे स्थान पर आया है। तो केरल टॉप में आता है इन चीज़ों में, और दूसरे हिमाचल में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी नेशनल लेवल की जो रैंकिंग है उसमें भी इंडिया अच्छा कर रहा है। और अब देखो अगर इसको और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, और स्मूथ गवर्नेंस करने के लिए हमने बहुत सारे जो काम है वो किसकी तरफ शिफ्ट कर दिया है, ई गवर्नेंस की तरफ। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की पहचान, कोविड टीकाकरण। अब जो कोविड टीकाकरण है
हिमाचल में लग रहा है, सब जगह लग रहा है। तो अगर हमारे पास अपने खुद के कोविड का टीके हैं तो उसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे इस क्षेत्र में कहाँ जा रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ। तो अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि आत्मनिर्भरता में हिमाचल का क्या योगदान है ना। और जो जब से ये लॉकडाउन लगा है, कोविड आया, उसके बाद आत्मनिर्भरता की थोड़ी और वैल्यू बढ़ी है। तो अब क्या बारी प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है इसमें, किसने कौन सी मेडिसिन बनाई है। जैसे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उपयोग के लिए मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का निर्माण भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे में ये, तो ये भी क्वेश्चन बनता है इस टाइम कहाँ पे इंस्टीट्यूट है ये। और एस्ट्राजेनेका इसने बनाई है, एक तो आप ये प्री के लिए याद रखोगे। और अमेरिका कंपनी फाइज़र और जर्मन कंपनी बायोएनटेक द्वारा तैयार किए गए टीके। तो ये भी कंपनी का नाम याद रखना। अमेरिका कौन सी है कंपनी, फाइज़र, और जर्मनी की कंपनी कौन सी है, बायोएनटेक। और रूस ने इससे पहले अपने देश में बने स्पुतनिक इनकी शायद पहली इनकी सैटेलाइट भी थी, उसी के नाम से स्पुतनिक वी के टीके बनाए थे। तो ये सारे प्री के लिए आ सकते हैं क्वेश्चन, कौन कौन सी है ये। और टीकों की कोविशील्ड और कोविशील्ड और कोवैक्सिन ये भी इंडिया की है। और निमोनिया के लिए भी इंडिया ने बनाई है इस तरह से, तो ये भी देख लेना। और इसका मतलब क्या है कि अगर हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं और अपने पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, तो इससे हमारी क्या बढ़ेगी, सॉफ्ट पावर। तो जो सॉफ्ट पावर, एक बारी यूपीएससी में कोई अच्छे से क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया की जो हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर दोनों के बारे में बताइए। तो जो ये कोविड की तरफ जा रहे, देखो कोविड के लिए वैक्सीनेशन हो गई और हमारा आत्मनिर्भरता की तरफ जाना और आईटी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ना, और हमारे जो सर्विस सेक्टर वो अच्छा काम कर रहा है, बाहर से रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमारे जो कल्चर है, स्पोर्ट्स है, वो बाहर देखा जाता है। हमारे बॉलीवुड, हॉलीवुड है, योगा है ना। ये जो सारी चीज़ें हैं जिसको मिलाकर हमारी बनती है क्या, सॉफ्ट पावर। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है हमारा इंडियन डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा में जो लोग बाहर फॉरेन में काम करते हैं, या तो कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में, इवन पॉलिटिशियन है, वो सारे सॉफ्ट पावर के काम करते हैं। और इसी तरह से जो इसके ऊपर अब एक एडिशन हो गई है वो है आत्मनिर्भरता की तरफ हम जब जा रहे हैं। हाँ, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की प्रमुख नकदी फसल है काला जीरा। तो याद रखना, जो ये काला जीरा है इस बार इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो जो काला जीरा है इसको याद रखना, जीआई टैग मिला हुआ है। और ये ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, है ना, उस तरफ ज़्यादा होता है ये। तो ये किस लिए होता है, अपने मसाले के तौर पर यूज़ होता है, और ऐसे भी इसकी थोड़ी मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो आपने याद रखना कि ये भी क्या है, पोषण वाटिका से ताज़ा सब्जियों का आपूर्ति, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। लाल चावल फिर लहराने लगे खेत। अब जो लाल चावल है, रेड राइस है, वो हिमाचल का वैसे फेमस है, बट एक रेड राइस है यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए, जो उसमें नहीं लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, वो है पेजा राइस। तो पेजा रोहडू के चिटगांव में गांव है, और वहाँ पे पेजा एक छोटी सी स्ट्रीम है जो आगे जाके पब्बर में मिलती है, उसके साथ वाला जो एरिया है वहाँ पे पेजा राइस होता है। तो वो सबसे फेमस राइस है वर्ल्ड का भी, इंडिया का भी, हिमाचल तो है ही है। और उसको जीआई टैग मिलने वाला है, जो अभी जीआई टैग के लिए गया हुआ है। तो आने वाले टाइम में जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होगा वो याद रखना पेजा राइस के लिए होगा। वो पेजा छोटी सी एक नाला है, और वो नाला जो बहता है, पेजा गांव है जहाँ पे ये है, और वो पब्बर की एक ट्रिब्यूटरी है, तो उस रीजन में है, तो वहाँ पे मिलने वाला है। तो इस तरह से क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश जो है ये जो शिवालिक की जो हिल एरिया है, थोड़ा ऊपर 1000 की हाइट तक ये चावल होता है। और जैसे नाम से लगता है, पता है कि जो कलर इसका रेड होता है, और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी है। जैसे छोटे बच्चों को दिया जाता है, जो प्रेग्नेंट मदर है उसको दिया जाता है ये। और जो सबसे महंगा वो पेजा राइस है, जिसकी कॉस्ट कम से कम 700 रुपये किलो है। और नॉर्मली जो रेड राइस होती है उसकी 200 रुपये किलो कॉस्ट होती है। तो पेजा राइस की 700 है। तो पेजा राइस में मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं आपकी तरफ से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, कुछ रेड राइस अब फेमस होता जा रहा है हिमाचल में, तो इसकी कुछ वैरायटी है जो आपको पता होनी चाहिए कि है देवाल। तो देवाल प्रजाति, एक है बेगमी, एक है मताली। तो तीनों वैरायटी के नाम आप याद रख लो प्रीलिम्स के लिए, एक देवाल और एक है बेगमी और एक है मताली। तो ये है वैरायटीज़। तो बाकी इसके अंदर कुछ खास बात नहीं, जो था वो मैंने बता दिया गया है। तो 12 जिलों में से 10 जिलों में उगाई जाती है। जो राइस है ये हिमाचल के 12 जिलों में से 10 जिलों में ये उगाया जाता है। अब एक आर्टिकल आ रखा है, सूर्य की प्राचीन मूर्ति के लिए प्रसिद्ध सुकेत ऐतिहासिक राजधानी पंगड़ा। तो जो पंगड़ा है, सुकेत की पुरानी जो कैपिटल है वो पंगड़ा थी। तो वहाँ पे एक मूर्ति है
ये मूर्ति है सूर्य की। तो सूर्य की मूर्ति, जो सूर्य जो टेम्पल है वो ऐसे कुल्लू में है, निरथ में रामपुर में टेम्पल निरथ में है, और मूर्ति फेमस ये सुकेत में है। तो अब देखिए इसकी थोड़ी सी, सबसे पहले तो मैं जो इसमें कुछ चीज़ें दिख रही है जो अलग से है, इसके जो हाथ है इस मूर्ति में, वहाँ दोनों हाथों में फ्लावर है, 2 हाथ है, दोनों हाथों में हमें फूल दिख रहे हैं। और दूसरा क्या है, जो मूर्ति है इसमें दाढ़ी दिखाई गई है, बियर्ड है, दाढ़ी है। तो अब इससे ना एक बात ये लगती है पता कि जो ये दाढ़ी वाला जो कंसेप्ट है, तो ये कहीं इंडिया का नहीं है कंसेप्ट, ये तो सिर्फ दाढ़ी रखी है, मुझे नहीं रखी हुई है। तो इस तरह का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो ज़्यादा दिखता है ईरान वाले साइड में। तो ईरान, तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है, इसमें क्या इन्फ्लुएंस निकालना है अपने यहाँ से, जो हमारे लिए काम की ज़रूरत है कि जो हमारा जो आर्किटेक्चर है या हमारा आर्ट है, जो हमारा स्कल्पचर है, तो उसकी कई बारी विशेषताएं पूछ लेता है, उसकी फ़ीचर्स क्या है। तो उसके फीचर्स में आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारा स्कल्पचर है, मेनली हमारी मूर्तियाँ हैं, वो इंडिजीनियस होने के साथ साथ वो आउटसाइड से इन्फ्लुएंस्ड है, बाहर से इन्फ्लुएंस्ड है। और बाहर से इन्फ्लुएंस कहाँ से है? ईरान वाली साइड से भी इन्फ्लुएंस्ड है वो। इवन अशोका के जो पिलर्स है, जो अशोका ने जो अपने बनाए थे पिलर्स, तो वो भी कहीं ना कहीं ईरान से इंस्पायर्ड है। तो इस तरह से जो इन्फ्लुएंस है, तो हमारे जो टेम्पल, हमारे जो स्कल्पचर है हिमाचल के अंदर, वो भी इन्फ्लुएंस बाहर से है। तो इस तरह से अब इसका एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, आप लिख लो कि इसका हम कोट कर सकते हैं कि जो सुकेत में जो सन टेम्पल, जो सन जो देवता की जो मूर्ति है, उसकी जो बियर्ड जो दिखाई गई है, उसके अंदर जो दाढ़ियाँ दिखाई गई है, और वो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं ईरान से इन्फ्लुएंस्ड है वो। अब ईरान के बाद इस तरह की जो कलाकृति है वो कश्मीर में आई, कश्मीर के बाद वो हिमाचल में आई। तो एक पॉइंट आपका ये बन जाता है। तो उसी तरह से कुछ स्कल्पचर हमारा तिब्बतियन स्टाइल से इंस्पायर्ड है। तो उसमें आप जैसे हमारे जितने भी बोधिसत्व है, अवलोकितेश्वर हो गया, पद्मसंभव हो गया, तो वो सारा उस तरफ से भी इंस्पायर्ड है। और कुछ बहुत सारा हमारा इंडिजीनियस है। तो ये बेसिक क्या होता है, इसके फीचर्स होते हैं। जैसे चंबा का जो ब्रॉन्ज वाला जो स्कल्पचर है, उसकी भी उसकी एक यूनिकनेस ये है कि वो ब्रॉन्ज का है, मेटल का है। और उसी तरह से अगर आप ऊपर अपर शिमला में जाओगे तो इसमें एक फीचर ये बन जाता है कि जो हमारा जो स्कल्पचर है, कभी वुड का भी है, जो पुरानी जो बनता था स्कल्पचर, वो लकड़ी के भी बनाए गए इस तरह से। तो ब्रॉन्ज वाले की आप बात कर सकते हो, स्कल्पचर की कर सकते हो, स्टोन की कर सकते हो, बाहर से इन्फ्लुएंस की कर सकते हो। तो ये आपके जो आर्ट वाला जो टाइप पार्ट है जो सिलेबस में है, तो उसके लिए ज़रूरी है ये, राइट। तो अब इस तरह से, अब इससे कुछ और जो मेन पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए इसमें से, तो एक तो पांगड़ा में इसका है 12वीं शताब्दी का बनाया जाता है। और जो सूर्य वैदिक ऋषि का, जो सूर्य को वैदिक ऋषि कश्यप और अदिति का पुत्र माना जाता है। तो कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन में जाता है कि किसका पुत्र है, तो कश्यप और अदिति का पुत्र माना जाता है। वैवस्वत, मनु, यम और यमुना उनके पुत्र और पुत्री थे। तो और भी इनके ये थे। इस मूर्ति में सूर्य के सिर के पृष्ठ भाग को आवामंडल है, जो धर्म चक्र का प्रतीक है। तो अब देखिए, अगर ये इसमें क्या है, अब ये आभा चक्र है यहाँ पे इस तरह से बनाया, जो धर्म चक्र परिवर्तन का एक आधार बताया गया है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो आपको लिखने के लिए काम आ जाती है मेंस में। तो इसके बाद है 5वीं शताब्दी में बरहामहीर और प्रणीत ग्रंथ और बराह संहिता में कहा गया है कि सूर्य के 2 हाथ और 2 सिर, 2 हाथ हो और सिर पर मुकुट हो। तो जैसे वहाँ पे बताया गया है कि जो बृहद संहिता है और जो बराह संहिता है, उसमें जो जिक्र किया गया है सूर्य के बारे में, वैसी ही मूर्तियाँ दिखती है, मिलती है देखने को। तो इसके भी साथ भी कुछ लिंक है इसका, है ना। और ईरान व यूनान की प्रतिमाओं की तरह है। तो जो यहाँ पे कुछ जो दाढ़ियाँ वगैरह दिखाई गई है, वो ईरान और यूनान से है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्कल्पचर है वो बाहर से, और उसके बाद क्या है, इवन कुषाण कला भी इसमें दिखती है, कुषाणों की भी दिखती है यहाँ पे। पंगड़ा में प्राप्त मूर्तियों को सूर्यों को खोड़ी पर लंबी दाढ़ी के रूप में दर्शाना ईरानी कला का प्रभाव का कारण है। सतलुज घाटी में कि इस क्षेत्र में सूर्य की ऐसी वैभवपूर्ण मूर्ति का मिलना यहाँ के इतिहास में सुस्पष्ट करता है 8वीं शताब्दी के मध्य में। अब देखो, अब यहाँ से लगता है कि जो अगर इस वाले रीजन में ये बन गई है, ये इस तरह की अगर मूर्ति है, तो इससे ये पता लगता है कि
इसका एक लिंक किसके साथ मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ। यहाँ पे क्या है, करकोटक वंश का जो शासक था ललितादित्य, तो ललितादित्य जो ये आदित्य था ना, ललितादित्य कश्मीर वाले, इन्होंने बहुत कुछ बनाया है, जैसे लाहौल स्पीति में इन्होंने कुछ बनाया है, और इवन जो त्रिलोक वाला जो टेम्पल है वो भी ललितादित्य के जो आदित्य वाले जो लोग थे इन्होंने बनाया है। तो इस तरह से बहुत सारा जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे इनका भी रहा है। तो इससे पता लगता है कि करकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ का राज्य था, जिसने श्रीनगर में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मार्तंड का निर्माण किया था। तो इससे लगता है कि पता उसी की लाइन भी बनाया गया है। तो ईरानियन कल्चर जम्मू कश्मीर के साथ, और उसके बाद यहाँ पे पहुँच गए हैं, और जलंधर तिगर्त के बारे में भी इसमें बातें की गई है। तो ये सारा कुछ बताता है यहाँ पे। तो ये इससे लगता है बताइए 8वीं और 12वीं शताब्दी में बना गया है। तो अब हिमाचल में एक क्वेश्चन और भी, एक ट्रेंड और भी है क्वेश्चन पूछने का प्रीलिम्स में, वो पूछ लेते कि कब बना होगा ये। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये 18 और 12 के बीच में बना है, और बीच में जो 11वीं सेंचुरी के करीब से जब 1100 उस दौरान थोड़ा यहाँ पे अटैक भी आया मुस्लिम का, जैसे हम देखते हैं हिमाचल में गजनी गौरी आगे जाके उनका अटैक भी आते रहता है। तो उस टाइम थोड़ा सा कम हो गया था इस तरह से। ये माना जाता है कि पहले लोग शिव जी सूर्य की पूजा करते थे, जब ये अटैक आया बाहर से उसके बाद थोड़ा मुस्लिम इन्फ्लुएंस आया, और उसके बाद जो लोग थे शिविज़म एंड वैष्णोज़म की तरफ ज़्यादा जाने लग गए थे। तो इसलिए क्या है कि हिमाचल में सूर्य की जो मूर्तियाँ हैं वो कम दिखती है। तो इससे ये जो आर्टिकल बताने की कोशिश अगर हम समझ सकते हैं कि तो पहले शायद सूर्य की पूजा होती थी यहाँ पे, और उसके बाद फिर बाद में क्या हो गया, वैष्णोइज्म एंड जो शिव जी वाली जो पूजा है वो ज़्यादा होने लगी थी यहाँ पे। तो ये बात कर रही है। और तो बाकी लिंक इसका है सुकेत के साथ, इसके साथ कश्मीर के साथ। तो ये भी है यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज सिरमौर ज़िले की प्यूली लाणी व सताधार क्षेत्र। तो इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि चूड़धार वाले एरिया की बात की जा रही है इसमें। तो अब इस एरिया में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है टूरिज़्म। और सामान सुरक्षित रखने का बेहद कोठड़, सिंधु के बोलते थे, कोठड़े बोलते हैं इसको। तो ये भी ऐसे कोई खास है नहीं है। साहित्य और संस्कृति और कला का गौरव गुलेर। अब देखो पिछली वीडियो में भी मैंने गुलेर के बारे में बात की थी, तो उस टाइम मैंने किया था गुलेर किसने बनाया था। जैसे राजा हरिचंद था, वो कांगड़ा का राजा था, वो जब उधर जाता है गुलेर की तरफ शिकार करने के लिए, तो नदी में उसमें नाले में गिर जाता है, और बाद में जब वापस आता है तो उसने देखा कि उसकी वाइफ जो रानी थी वो सती हो चुकी थी, छोटा भाई राजा बन गया था, तो उसने अपनी एक नई राज्य बनाया गुलेर। तो गुलेर की क्या है कि हिस्ट्री इसलिए भी ज़्यादा फेमस रही है कि जो गुलेर के जो राजा थे वो मुग़लों के बड़े क्लोज रहे। अगर हम जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जो राजा था वहाँ का कांगड़ा का राजा था, और उस राजा के जो कांगड़ा के राजाओं के पास कांगड़ा फोर्ट था, और किसी वजह से क्या था कि जो दिल्ली के जो सम्राट थे वो बड़े सस्पिशियस हो गए थे उनके प्रति। तो जब वो सस्पिशियस हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ के राजा जयचंद को पकड़ के दिल्ली लाने की बात करते हैं कि उसको दिल्ली में कैद कर दो। तो जब उसको दिल्ली लेके आने जो ले जाने वाला राजा था वो गुलेर का ही था, तो रामचंद्र करके कुछ नाम था उसका। तो उसने जयचंद को पकड़ के दिल्ली ले गया था जेल में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो गुलेर के जो रिलेशन है वो मुग़लों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रहा है। तो पहले तो हमने पिछली में देखा था गुलेर की जो स्टेट है किस तरह की है वो, और बाणगंगा वाले रिवर पर इनके अपने फोर्ट बने हुए हैं उस तरफ को। और जो गुलेर वाला जो रीजन है हरिपुर फोर्ट है वहाँ पे है ना। तो ये एरिया वहाँ पे जहाँ जिस तरफ जैसे समझ लीजिए पोंग डैम वाला जो एरिया है उस तरफ ही है कहीं, ये ज्वाली वाली साइड हो सकता है। तो अब इस तरह से है ये। तो अब यहाँ पे हमने बात की थी पीछे कि किस तरह से वो स्टेट बनी थी। अब नेक्स्ट क्या है कि जो गुलेर है वो बड़ा फेमस रहा है यहाँ पे लिटरेचर के लिए, इवन पेंटिंग के लिए। गुलेर का अपनी पेंटिंग स्कूल था, और गुलेर की अपनी एक बड़ी अलग से स्पेस रही है अपनी राइटिंग के लिए, लेखन के लिए। तो और दूसरा क्या है कि अब इसलिए भी लगता है कि जो ये बता रहा है आर्टिकल, ये बता रहा है कि इनकी जो शुरू की जो रिलेशन थी वो मुग़लों के साथ बड़ी क्लोज थी, और मुग़लों को बड़े बड़े दायित्व दिए थे उन्होंने इनको। जिसमें से एक क्या था कि जब इस पर तो नहीं मेंशन किया है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जिसमें वो कांगड़ा के राजा को भी पकड़ के गुलेर ले जाता है दिल्ली की तरफ। और बाद में हिमाचल के राजाओं ने बड़े सारे रिवोल्ट किए मुग़लों के अगेंस्ट, बट इसमें गुलेर का जो राजा था वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो ये प्रीलिम्स के लिए आप ऐसी चीज़ें याद रख सकते हो। तो गुलेर का अब इसमें लिखा है 1662 1635 के बीच राजा रूपचंद, 1635 और 1661 तक राजा विक्रम सिंह
और उनके बाद राजा दिलीप मुग़लों के मनसबदार रहे। तो मुग़लों की एक पोजीशन थी इस तरह से, भले अपने स्टेट में वो राजा थे और मुग़लों के लिए ऑफिशियल का काम भी करते थे ये, तो इनका मुग़लों के साथ बड़ा अच्छा लिंक रहा। तो मुग़ल वैसे भी आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में, इवन लिटरेचर में वहाँ काफ़ी उन्नति हुई थी उस दौरान। तो इसका असर गुलेर के ऊपर भी पड़ना ज़रूरी था। तो इसलिए अब देखो ना, अगर आर्ट की फॉर्म में या कल्चर की या राइटिंग की फॉर्म में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे गुलेर का आना ज़रूरी है। तो और अब इसमें क्या है कि गुलेर के कुछ बहुत सारे राज कवि हुए, बहुत सारे, इवन गुलेर के बाद में कुछ बहुत सारे गुलेरी नाम के बहुत सारे राइटर्स हुए, उनकी सबका जिक्र किया गया इसके ऊपर, उनकी क्या क्या उन्होंने काम किए हुए। तो एक तो इसका आप आपने याद रखना गुलेर कैसे बनी थी और गुलेर का जो मुग़लों के साथ भी रिलेशन रहा है। तो अब नेक्स्ट है, और जो बाणगंगा वाली रिवर है उधर वाला, उधर उनके फोर्ट बने हुए हैं, है ना। बट जैसे हरिपुर फोर्ट इनका बड़ा फेमस फोर्ट है। तो अब होना क्या है कि हिस्ट्री हमें थोड़ी प्रिजर्व करके रखनी चाहिए। बट आज की डेट से क्या है कि जो वो हिस्ट्री है, जो उनके जो मोन्यूमेंट्स है, उनकी सरकार उतनी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रही जितना देना चाहिए। उनको प्रिजर्व रखना चाहिए, प्रोटेक्ट रखना चाहिए, और वो तो आज की डेट से खंडर के रूप में बनते जा रहा है। तो इसी तरह से एक तरह से हम बात करें कि हमने अपने टूरिज़्म को बढ़ाना है, इको टूरिज़्म बढ़ाना है, और अपनी जो कल्चर है उसको लोगों तक प्रमोट करना है। तो नई नई चीज़ें तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर पुरानी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उनको इतनी प्रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे सरकार के काम होने चाहिए थे, तो ये बताने की कोशिश करा है। अब यहाँ पे क्या, जो राजा दिलीप था ना, उसके काल में बड़ी सारा डेवलपमेंट हुई थी। और राजा दिलीप का इसलिए भी अच्छा माना जाता है इसका फेज़, क्योंकि देखो मुग़ल जो लोग थे वो बड़ा प्रमोट करते थे पेंटिंग को, और ख़ासकर जहांगीर के टाइम। तो जहांगीर के टाइम इसको बहुत प्रमोट किया गया। तो उधर से जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो राजा थे वो, और जो लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोग एसोसिएट थे मुग़लों के साथ, कि जो उनके कारखानों में काम करते थे, आर्ट वाले कारखानों में। तो जब वहाँ स्कल्पचर है, मेन वहाँ पेंटिंग थी, तो उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो कश्मीर से जाते थे। अब जो कश्मीर के साथ जो नई जो जगह लगती थी, जो स्टेट थी, तो वो थी चंबा वाला एरिया। और चंबा और कश्मीर की जो जगह थी बशौली। तो बशौली आज की डेट से वैसे जम्मू के पास ही है, बट कभी कभी चंबा के पास होती थी। तो जो इस तरह से पेंटिंग में जो सबसे पुराना स्कूल है वो बशौली हो जाता है, क्योंकि बशौली क्यों है कि वो कश्मीर के नज़दीक है, और बशौली होगा तो फिर चंबा होगा। तो एक टाइम ऐसा हो गया कि जो चंबा का राजा था, आगे उगर सिंह करके कोई राजा था, उदय सिंह, तो वो उस राजा ने क्या किया कि उसकी केयर टेकर में रखा। जो दिलीप था, दिलीप उस टाइम क्या था, वैसे माइनर राजा था, माइनॉरिटी में था ये। तो उस माइनॉरिटी में भी क्या कर दिया कि उसकी केयर के लिए जो चंबा का राजा था वो रिक्रूट कर दिया था। तो अब चंबा का राजा था, चंबा के उस राजा का टाइम क्या था, बहुत बड़े लेवल पे पेंटिंग और ये राइटिंग वगैरह बड़ी चली थी उस टाइम। तो उसका असर गुलेर में पड़ना ज़रूरी था। और दूसरा क्या कि गुलेर ऑलरेडी उनके लिंक में था, उनकी हिस्ट्री उनके पूर्वजों से मुग़लों के लिंक में था। तो इस तरह से जो दिलीप वाला जो टाइम है, तो याद रखना प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे ज़्यादा जो खासकर पेंटिंग वो किसके टाइम अपने टॉप में गई है गुलेर की, वो था राजा दिलीप। और राजा दिलीप का इसलिए भी है क्योंकि इसका जो लिंक था वो चंबा के साथ भी रहा है, क्योंकि चंबा के केयरटेकर में भी रहा है ये राजा। तो इस तरह से इसके बड़ी सारी चीज़ें मिलती है इसके बारे में। और आगे जाके गोवर्धन राजा आएगा, उसने भी इस कला को बड़ा आगे ले गया। पर गोवर्धन आपको याद रहना है, पर दिलीप आपको याद रहना चाहिए, इसका काफ़ी नाम है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ कवि। अब ये देखो ना, जैसे हम पढ़ते हैं कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रीलिम में, पता नहीं कहाँ से पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखो आप। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इधर से पूछे जाते हैं, कि वो जैसे बुलखड़ा वगैरह जो बुक है, हमारी बुक है, उसमें वो कवर्ड नहीं है, लेकिन मियाँ गोवर्धन जैसी बुक्स में नहीं है, पर इसमें हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे उत्तम कवि, तो गुलेर का था ये। गुलेर का साहित्यिक परंपरा का दर्शन ही करवाता है, साहित्य कला। तो आप भी देख लो कि कला लिखता था कुछ है। और चंबा के राजा के साथ भी इसका लिंक था, क्योंकि दिलीप का टाइम था, और इसने लिखे दलीप रंजनी। तो मैंने बताया ना, चंबा के राजा के साथ इसका लिंक था। तो बल्कि चंबा भी चला गया था, चंबा से इसको फिर वापस लाया गया। तो बाद में उसने दलीप रंजनी लिखी, पर वो दलीप रंजनी मिलती नहीं आज तक। तो अब ऐसे जो किताबों के नाम होते हैं ये थोड़े ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। उत्तम कवि ने लिखी है क्या, दलीप रंजनी, क्योंकि दलीप वहाँ का राजा था। दलीप रंजनी में गुलेर के समृद्ध इतिहास संयोजन बनाया गया, तो उसको बताया गया। उसके बाद है कबीर रुद्रदत्त। तो रुद्रदत्त की बात, उसे रुद्रदत्त भी यहीं पे था, तो रुद्रदत्त ने भी ऐसे बात। तो अब रुद्रदत्त के बारे में किसने बोला, प्रत्यूष गुलेरी। जो प्रत्यूष गुलेरी आगे हिस्टोरियन है जो लिखते हैं वहाँ पे बात, तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। तो प्रत्यूष गुलेरी आपने वैसे याद रखना नाम, है ना। तो इसमें अगर आप खुद पढ़ोगे तो पढ़ लेना, क्योंकि अपनी पहाड़ी भाषा में लिखा हुआ है, तो उनके क्या क्या बातें लिखी है इसमें। तो ये सारे नाम ऐसे इंपॉर्टेंट है अपनी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। एक आधा नाम और भी है इसमें,
और कवि ब्रजराज ने लिखा है रस पंचासिका, तो इसको भी अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो ये भी आपको नाम पता होना चाहिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी उपनाम से जन्म दिया है, तो उन्होंने लघु कथा निबंध वगैरह लिखी है, तो वैसे नाम ही है ये। और एक है स्वर्गीय डॉक्टर पीयूष गुलेरी, ये भी एक नाम है इसके अंदर। तो ऐसे से कुछ नाम है, बट अभी आपने एक तो गुलेरी और जो 2-3 नाम आपको बताना चाहिए, कवि उत्तम, कवि रुद्रदत्त। तो कवि उत्तम, कवि रुद्रदत्त, और वहाँ का राजा फेमस कौन, दिलीप। तो इनका जिक्र हुआ है ज़्यादातर। अब एक जगह और है यहाँ पे, ये भी पता होनी चाहिए आपको, रघुपुरगढ़ का पांडव खेत। अब सवाल आता है कि रघुपुरगढ़ कहाँ पे है और ये पांडव खेत कहाँ पे है। यह है कुल्लू में, और कुल्लू में भी कहाँ पे आता है, जो जलोड़ी वाला एरिया है, जहाँ पे सराज वाला एरिया है ना, तो उस तरफ, मतलब यह है अन्नी और निर्मंड वाले एरिया में, तो उस तरफ है ये। तो अब यहाँ पे क्या माना जाता है कि कभी यहाँ से पांडव गए थे जलोड़ी पास क्रॉस करके, तो याद रखना जलोड़ी पास जो है आउटर और इनर सिराज को अलग करता है। तो उधर से क्रॉस करके वो लोग इस जगह पहुँचे और बोलते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है कि भीम को किसी बात पर गुस्सा आ गया था, तो उसने बहुत ज़ोर से अपना पाँव नीचे मार दिया था, और उस पाँव से क्या हो गई थी, धरती हिल गई थी। तो अभी भी लोग बोलते हैं अगर वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे दलदल में हमारा पाँव ऊपर नीचे होता है, वैसे ही होता है वहाँ पे। और उसी तरह से एक पांडव, इसको पांडव खेत इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे ग्रास है, जैसे धान की घास होती है वैसे एक बड़ी सी ग्रास उगती है यहाँ पे, और वो बड़ी स्पेशल है यहाँ की, इसी एरिया की है ये। तो वो ग्रास को क्या बोल दिया, क्योंकि जो ये ग्रास उगती है तो इसलिए इसको पांडव खेत बोल दिया गया। तो अब इसकी थोड़ी सी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, बस कहाँ पे है ये। तो जो ब्राह्मसिराज एरिया है वहाँ पे उपमंडल अन्नी में आता है, रघुपुरगढ़ के आंचल में स्थित है, जिसका संबंध पांडवों से है। तो अब ये भी देखो नई नई चीज़ें हैं, ये वैसे है तो पुरानी चीज़ें है, बट हमारे जो हम जो किताबें पढ़ते हैं जनरल स्टडी के लिए एचपी में, वो सारी यहाँ से नहीं मिलती है। और इधर क्या है कि देखो, एक तो ये पांडवों का खेत हो गया, और दूसरा यहाँ पे जलोड़ी पास हो गया, तीसरा यहाँ पे सिराज वाला एरिया हो गया, और चौथा क्या यहाँ पे सरेउलसर झील है। तो जो सरेउलसर झील है ना, सरेउलसर झील है, लेक है, वो भी जलोड़ी पास के नज़दीक में है कहीं। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कुल्लू का, इस तरह से अगर ये कुल्लू है तो इधर ये मंडी है, तो इधर कहीं ये सिराज वाला एरिया लगता है, इधर निर्मंड है, इधर अन्नी है। तो कहीं इधर से जो इधर वाला, यहाँ से जलोड़ी पास क्रॉस करके फिर आगे जा सकते हैं, ये भुंतर वाला जो आगे जगह है, तो इस तरफ है ये। तो यहीं पे ये लेक है, यहीं पे ये पास है, यहीं पे ये पांडवों का खेत है। तो यहाँ पे जलोड़ी पास आपने याद रखना। अंदर एक और बड़ा फेमस पास है चंद्रखेनी पास। तो चंद्रखेनी पास है, ये नगर और मलाना को जोड़ता है, और जो ये जलोड़ी पास है ये आउटर और इनर सिराज को जोड़ता है। तो ये कुल्लू में है, तो यहाँ पर ये खेत है। तो यहाँ पे जो घास है, धान नुमा घास बोलते हैं इसको, तो ये भी पांडवों का घास है, तो इसमें बनाया है। तो हम जैसे अभी पीछे बात कर रहे थे फर्स्ट पेज में ही, तत्तापानी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनना है, तो कौन सा एरिया पड़ेगा, ये करसोग वाला एरिया पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रदेश सरकार विभिन्न जलाशयों में स्पीड बोट, वाटर स्कीइंग, जेट स्कीइंग, स्की बोटिंग, ये सारी चीज़ें होगी यहाँ पे। और सतलुज बड़ा फेमस होता जा रहा है इधर तत्तापानी वाले एरिया में, सतलुज आरती के लिए। और एक बर्तन में 1995 किलो खिचड़ी बनाकर तत्तापानी को पर्यटन की दृष्टि में बड़े स्तर पर पहचान मिली है, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। कि अब देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितनी खिचड़ी बनी थी यहाँ पे, तो 1995 किलो खिचड़ी बनी थी यहाँ पे एक बर्तन के अंदर, और जो कि गिनीज बुक रिकॉर्ड में हो चुका है दर्ज। और मुख्यमंत्री की ने पर्यटन विभाग को ई सर्विस पोर्टल से भी जारी किया गया, तो उसको ई सर्विस से भी जोड़ दिया गया ट्रांसपोर्टेशन के साथ, इसके साथ सबके साथ। तो और क्या है यहाँ पे, करसोग क्षेत्र में माहूनाग वाला मंदिर है और कामाक्षा मंदिर है। तो करसोग में माहूनाग, कामाक्षा मंदिर और तत्तापानी वाला एरिया, यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा, तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है, वाटर स्पोर्ट्स। तो ये एक अपने आप में क्लस्टर बन सकता है जो बहुत सारी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को और स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगा। तो इस तरह से है ये।
ई परिवहन व्यवस्था लागू करने में पहला राज्य है। तो अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था, तो पहला स्टेट बन गई है हिमाचल। चाहे ई विधानसभा है, चाहे ई कैबिनेट है, चाहे ई परिवहन है, और इवन ई बजट हो गया, इस सब में हिमाचल की फर्स्ट रैंकिंग है, पहला स्टेट बना है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हिमाचल, अब याद रखना बात, जो पीएम किसान योजना है, प्रधानमंत्री किसान योजना है, जिसके अंदर क्या है कि जो किसान जिनकी खेती, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, उन किसानों को सरकार उनके सीधे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र मनी का उनके अकाउंट में 3 इंस्टॉलमेंट में जाएगा। 3 बराबर की इंस्टॉलमेंट बनेगी, 3000 जो 3000 का जो अमाउंट है वो 3 पार्ट बंटेगा, और 3 इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिशरी के अकाउंट में जाएगा। तो एक तो ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र वाला हो गया, और दूसरा याद रखना इसमें एक जो मेन फोकस किया गया वो है डिजिटलाइजेशन। उनका डिजिटलाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। जैम से जोड़ा गया जन धन योजना, जो आधार कार्ड है और मोबाइल है, तो जैम और डायरेक्ट ट्रांसफ़र और डिजिटलाइजेशन। और दूसरा एक चीज़ और आपने याद रखना कि इसका ये 100% सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये स्टेट्स का कुछ नहीं है इसके अंदर। 100% क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और एक बात इसकी और याद रखना कि इस स्कीम के अंदर क्या है कि जो 2 हेक्टेयर से कम जो लैंड वाले जो लोग हो गए, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से पीएम केयर योजना है, पीएम जो किसान योजना है, इसमें हिमाचल को बहुत मतलब इसको एक अच्छी हासिल हुई है। इसमें क्या होती है, जो रैंकिंग होती है स्टेट वाइज होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। तो हिमाचल की तो स्टेट वाइज हुई है रैंकिंग इसकी बढ़िया, बट यहाँ पे क्या है कि जो स्टेट वाइज भी हुई है इसकी, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है। लाहौल स्पीति जिला को आधार प्रमाणित लाभार्थियों के मापदंड, तो जो उनके जो लाभार्थी जिनको इसका बेनिफिट मिला गया है, उसे क्या क्या मापदंड थे, उसमें पहला स्थान मिला है। सिरमौर जिला को मिला है किसके लिए, शिकायत निवारण, रिड्रेसल जो ग्रीवेंसेस है उसके लिए मिला है। और कांगड़ा को लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन, मतलब जो उन्होंने असल में यूज़ किया है, तो उसके लिए। तो अब इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल की रैंकिंग अच्छी आई है इसके अंदर, और एग्जैक्टली भी पता नहीं कितनी रैंकिंग है, मैं अगली क्लास में बताऊंगा इसको कंफर्म करके। बट यहाँ ये हो सकता है कि इस किस के अंदर हिमाचल की कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट को इसमें रैंकिंग मिली हुई है, और जिसमें नाम है तो लाहौल स्पीति, सिरमौर एंड कांगड़ा। तो ये अच्छी खबर है हिमाचल के लिए फिर से। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो गवर्नेंस है वो भी सही दिशा में जा रही है। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालने के हित में सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। तो अब आपने एक जगह याद रखनी है यहाँ पे, वो है बाली चौकी। तो बाली चौकी है मंडी में। तो बाली चौकी में क्या कर रखा है इन्होंने, बाली चौकी में रेशम कीट पालन कार्यशाला आयोजित। तो बाली चौकी में कार्यशाला बनी है, रेशम के जो होता है ना, कॉटन के जो बनती है, जिससे जो से कीट होते हैं उसके लिए है ये। तो ये सिर्फ जगह याद रखना, बाकी कोई खास ज़रूरत नहीं इसको करने की याद। IIT मंडी में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का लोकार्पण। तो बस ये रखना याद, IIT मंडी कमांद में है। 12वां स्थापना दिवस हुआ है इसका, बस मंडी में, और 12 कमांद में है मंडी में, और ये स्थापना दिवस है। तो इस तरह से हमारी क्लास हो गई है, ओवर ही है। और अगर आपके कुछ और डाउट सजेशन होते हैं तो आप उसको लिख लिया करो कमेंट में। और जो पिछली वीडियो थी मेरी थोड़ी डिले हो गई थी, वो इस वजह से हो गई थी क्योंकि हमारा आजकल मॉक इंटरव्यू चला है, तो उसके क्या है कि कुछ जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए वीडियो तैयार करनी होती है मॉक की, तो इस वजह से डिले हो गया था। और बाकी आगे ऐसा नहीं होगा, टाइम टू टाइम आती रहेगी, और कभी कभार हो भी सकती है डिले, बट कोशिश हम ये करेंगे कि आपको टाइम से गिरिराज की वीडियो मिलती रहे। और दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी है कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे कब आएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे कोशिश करेगा हम इस मंथ के एंड तक आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा हमें भी इस चीज़ को टाइम लगता है करने में, कि इकोनॉमिक सर्वे भी है, बजट भी है, उसके बाद हो जाएगा प्रिंटिंग के लिए, फिर वहाँ से आएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस मंथ के एंड तक वो मार्केट में आ जाएगा। तो और बाकी जैसे हमारी अभी टेस्ट सीरीज चली है और वो अभी चल रही है प्रीलिम्स के लिए, तो वो अभी PDF फॉर्मेट में चल रखी है। तो उसमें PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों ही मोड में चल रही है। तो बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज होती है, हमारी जो ये गिरिराज की क्लासेस है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है, जो भी आपकी लगता है तो आप हमें बता सकते हैं इस तरह से।
किसी ने मेरे को पिछली वीडियो में एक सजेशन दिया था कि अभी तो मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया कि मैं पहले जो भी टॉपिक है उनको शॉर्ट लिस्ट कर लूँ। तो मैं आगे कोशिश ये करूँगा जो गिरिराज के टॉपिक्स हो गए वो पहले ही एक जो हमारी एक स्लाइड होगी उसमें सारे लिख लूँगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें मैंने कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं कोशिश करूँगा, अभी अब मैं नहीं कर पाया इसको, तो कोशिश करूँगा मैं अगले वाली जो वीडियो होगी उसमें इस तरह से शॉर्ट लिस्ट कर लूँ उन लेक्चर को, राइट। तो ये और भी जो भी आप किस तरह के सजेशन होते हैं आप देते रहिए ताकि हम इसके ऊपर काम करते रहें। धन्यवाद।